नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को समझेंगे। इस बारी की जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट आई है 29 जनवरी 2020 को। 5 जज का बेंच था। 5 जज का बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में कहा गया है, जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात हो, तो 5 या 5 से ज्यादा जज उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। ये केस एंटीसिपेटरी बेल के बारे में है, जो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उसके सेक्शन 438 में बताया गया है। इस केस की एक बार बैकग्राउंड कहानी समझ लेते हैं। दो बहनें हैं, एक 17 साल की, एक 23 साल की है। वो एफआईआर करवाती हैं 2017 में दिल्ली सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में। उन एफआईआर में एलिगेशन है नीतू अग्रवाल के खिलाफ, जो उनकी स्टेप मदर है। उनके फादर ने 2012 में दूसरी शादी की थी। तो अपनी स्टेप मदर के खिलाफ एलिगेशन है कि उनकी स्टेप मदर अपने किसी और मेल फ्रेंड्स के साथ थी और इन्होंने इनडिसेंट कंडीशन में उनको देखा, आपत्तिजनक हालत में देखा है उनको, और उन्होंने बताया कि वो फादर को बताएंगे। तो इन्होंने थ्रेटन किया इन लड़कियों बहनों को। इसी के खिलाफ इनका इन पे एलिगेशन नीतू अग्रवाल पे यही था। बाकी नीतू अग्रवाल के एक मेल फ्रेंड और इनके खुद के फादर, बहनों के खुद के फादर, इनके खिलाफ 354 और रेप के चार्जेस हैं। सेक्शन 6 पोक्सो के चार्जेस हैं, जिसमें कम से कम 20 साल तक की सजा होती है। तो बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे। लेकिन इनकी स्टेप मदर के खिलाफ सिर्फ ये था कि इन्होंने थ्रेटन किया, कोई फिजिकल टच नहीं था। इनके खुद के फादर के खिलाफ और उन स्टेप मदर के मेल फ्रेंड के खिलाफ, उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2017 में नीतू अग्रवाल को एंटीसिपेटरी बेल दे दी, क्योंकि इनके खिलाफ सिर्फ थ्रेटन करने के एलिगेशन थे। अब फिर सरकारी वकील ने, जब समन इशू हुआ, ट्रायल कोर्ट ने समन इशू किया नीतू अग्रवाल के खिलाफ भी, तो सरकारी वकील ने एप्लीकेशन दी कि क्योंकि समन इशू हो गया तो अब एंटीसिपेटरी बेल खत्म कर देनी चाहिए। अब इसी का ये केस है, बहनों की साइड से। जो दोनों बहनें हैं उनकी साइड से ये केस है। केस का नाम है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में ये पूरा केस है। हाँ, हमारे सीआरपीसी में 1973 का जो एक्ट है, इसमें कहीं भी एंटीसिपेटरी बेल वर्ड नहीं दिया गया है। सेक्शन 438 में भी नहीं है और कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। जो अभी सीआरपीसी है 1973, इससे पहले सीआरपीसी 1898 था, उसमें तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी नहीं था। अब एक गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1980 की जजमेंट थी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। ये लैंडमार्क जजमेंट है एंटीसिपेटरी बेल की, सुशीला अग्रवाल से पहले। तो 1980 का जजमेंट था गुरबख्श सिंह सिब्बिया। उसके पैराग्राफ 42 में एक लाइन, उस जजमेंट के पैराग्राफ 42 में एक लाइन कही थी कि नॉर्मली कोई कंडीशन इंपोज नहीं करेगा कोर्ट, नॉर्मली। तो इसी की इंटरप्रिटेशन करते हुए 2 लाइन्स ऑफ जजमेंट है। एक लाइन है सीताराम सितलंगप्पा मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं ये नाम फिर से बोल देता हूँ, सीताराम सितलंगप्पा मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2011 की जजमेंट है और इसके बाद से एक लाइन ऑफ जजमेंट्स है इसी लाइन में। ये लाइन ऑफ जजमेंट बोलती है कि कोई भी कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके उसको कर्टेल करने के लिए कोई भी कंडीशन आप खुद से इंपोज नहीं कर सकते। और दूसरी लाइन ऑफ जजमेंट है सलाउद्दीन अब्दुल समाद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1996 की जजमेंट थी। इसमें कहा गया था कि फिक्स्ड पीरियड के लिए होगी एंटीसिपेटरी बेल और अलग अलग कंडीशन होंगी, तभी ये बेल दी जा सकती है। क्योंकि 42 पैराग्राफ में गुरबख्श सिंह सिबिया में कहा गया था कि नॉर्मली कोई कंडीशन इंपोज नहीं की जाएंगी। तो ये कहा गया, ये जो दूसरी लाइन ऑफ जजमेंट्स है, कि कंडीशन इंपोज की जाएंगी। तो इस जजमेंट में, सुशीला अग्रवाल वाली जजमेंट में, 2 सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो पहला सवाल कि जो एंटीसिपेटरी बेल है, क्या वो किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए दी जानी चाहिए, जो प्रोटेक्शन होती है एंटीसिपेटरी बेल की। दूसरा सवाल कि एक बार कोर्ट अगर समन इशू कर दे तो क्या एंटीसिपेटरी बेल अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मोरलेस ये एक ही चीज से रिगार्डिंग है सवाल कि क्या कोई टाइम पीरियड फिक्स है एंटीसिपेटरी बेल का, कि कब ये खत्म हो जाएगी, या कोई ऑकरेंस ऑफ इवेंट। क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पहले भी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जा सकती है।
तो अगर एफआईआर दर्ज करवा दी जाए तब खत्म हो जाएगी है, या सपोज चार्जशीट फाइल कर दी जाए तब खत्म हो जाएगी, या जब गवाहों के बयान ले लिए जाए तब खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई कंडीशन है क्या? इसी सवाल का जवाब दिया गया है कि क्या कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए एंटिसिपेटरी बेल उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो दो लाइन ऑफ जजमेंट थी क्या? पहली लाइन सीताराम शीतलंगप्पा मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरी लाइन सलाउद्दीन अब्दुल समाद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कि कौन सी लाइन ऑफ जजमेंट सही है, कि कोई कंडीशन नहीं लगेगी ये वाली लाइन, या कंडीशंस लगेंगी ये वाली लाइन? अब गुरबख्श सिंह सिबिया ने एंटिसिपेटरी बेल के कानून को बहुत अच्छे से समझाया था, पूरी हिस्ट्री ट्रेस की थी, क्योंकि 1898 में तो ये एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन ही नहीं था। फिर 41वें लॉ कमीशन, ये 1969 में आया था, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे 1973 का जो सीआरपीसी का एक्ट बना है उसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन आया। अब उसके बाद और एक बार मैं 438 सेक्शन में कहा क्या गया है वो बताऊं। जो सेक्शन 437 है और 439 है वो अरेस्ट के बाद के सेक्शन है। 439 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को पावर दी गई है, 437 में बाकी दूसरे कोर्ट्स को पावर दी गई है बेल देने के लिए। 438 एंटिसिपेटरी बेल, इसमें हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट को पावर है सिर्फ बेल देने की। 438 में अरेस्ट से पहले बेल का ऑर्डर दिया जाता है, और 437 439 में अरेस्ट के बाद। अब एंटिसिपेटरी बेल ये नाम अपने आप में एक मिसनोमर है। मिसनोमर कैसे? क्योंकि बेल जो है वो एक बार अरेस्ट हो जाए उसी के बाद ही दी जा सकती है, तो इसलिए आपस में नाम में ही कॉन्फ्लिक्ट है। एंटिसिपेटरी बेल कि जब आपको अरेस्ट ही नहीं किया गया है तो आपको आपकी बेल कैसी? अब इसी चीज के लिए ये एंटिसिपेटरी बेल कानून आया है कि आपको प्री अरेस्ट, कि आपको अरेस्ट होने की जब शंका है तब आपको बेल दी जाएगी। अब उसके बाद एक बार में क्योंकि 438 सिर्फ हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट को ये पावर दी गई है, तो एक बार में कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स हमारे की हायरार्की कैसे है, कि क्या लेयर्स है क्रिमिनल कोर्ट की हमारे देश में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कानून के अंदर दी गई कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, कोई भी सजा सुना सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आती है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पहले सेशंस कोर्ट आता है। सेशंस कोर्ट यूजली एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सेशन कोर्ट होता है, कई बार एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सेशन कोर्ट हो सकता है। सेशन कोर्ट में या सेशन जज हेड होते हैं, या और उनके साथ एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं। सेशन जज मौत की सजा भी दे सकते हैं, लेकिन वो सजा हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म करनी होगी। सेशंस कोर्ट के बाद सीजेएम का कोर्ट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इन कोर्ट की पावर है कि ये 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन जो बड़े शहरों में होते हैं। उसके बाद आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये 1 साल तक की सजा दे सकते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जैसे एडीएम और एसडीएम। ठीक, तो ये हायरार्की है। 438 में पावर्स दी गई हैं सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट्स को, कि किसी इंसान को अगर एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, उनको लग रहा है उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 438 के अंदर ही 3 कंडीशंस हैं जो बताई गई हैं कि कब ये अप्लाई की जा सकती है। मतलब किन कंडीशंस को पूरा होना जरूरी है, कि वो जो अक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। दूसरा, वो एविडेंस या गवाहों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तीसरा, अगर वो देश छोड़ के जाना चाहें तो बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो 3 कंडीशन है 438 सेक्शंस में दी गई है। पहली, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेट करेंगे। दूसरा, वो एविडेंस या गवाहों को इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा, अगर वो देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो बिना परमिशन के नहीं जा सकते। अब 438 के अंदर ही ये बताया गया है कि क्योंकि ये प्री अरेस्ट ऑर्डर होता है एंटिसिपेटरी बेल का, तो पुलिस को जब ये बेल देनी होगी तो एक बार अरेस्ट करना होगा, उसके बाद ये बेल दी जाएगी। पुलिस हैज टू अरेस्ट दैट पर्सन फर्स्ट एंड देन गिव दैट accused bail. Now secondly, अगर वारंट इशू करना जरूरी है एंटिसिपेटरी बेल वाले अक्यूज को जिसने अप्लाई की है, तो वो बेलेबल वारंट होगा, चाहे वो आरोप नॉन बेलेबल वारंट का ही क्यों ना हो। नॉन बेलेबल में ही वैसे अप्लाई होगा, तो कोर्ट को सिर्फ बेलेबल वारंट ही इश्यू करना होगा।
अब दो इसी मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये 438 सेक्शन में, उसी सेक्शन में 2018 में एक अमेंडमेंट की गई थी कि 16 साल से कम उम्र की महिला का रेप किया जाता है अगर, या 12 साल से कम उम्र की महिला का, उस केस में अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकती। तो ये कुछ एक कंडीशन है 438 सेक्शन में ही दी गई है। अब ये एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट है ही क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में किसी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा है फेयर ट्रायल, कि ट्रायल अच्छे से चले, गवाहों को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, एविडेंस से छेड़छाड़ ना की जाए, वो अक्यूज भागे नहीं, वो कोर्ट अटेंड करे। तो एक तरफ तो फेयर ट्रायल की बात है और एक अक्यूज की लिबर्टी की बात है, क्योंकि लिबर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो इन दोनों में बैलेंस करने के लिए ये राइट है, एंटिसिपेटरी बेल का ये प्रोविजन है। अब गुरबख्श सिंह सिबिया की जजमेंट में ही एक लाइन कही गई थी, मैं वो लाइन यूं की यूं पढ़ता हूँ। गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 की ये जजमेंट थी, उसी को ही इन्होंने इस जजमेंट में अच्छे से क्लैरिफाई किया है। उस जजमेंट में कहा था कि एंटिसिपेटरी बेल इज अ डिवाइस टू सिक्योर द इंडिविजुअल्स लिबर्टी, इट इज नीदर अ पासपोर्ट टू द कमीशन ऑफ क्राइम नोर अ शील्ड अगेंस्ट एनी एंड ऑल काइंड ऑफ क्राइम्स, एनी एंड ऑल काइंड ऑफ एक्विजिशंस लाइकली और अनलाइकली। कि ये आपको एक तरह का डिवाइस है जो आपकी लिबर्टी को सिक्योर करता है, आपकी आज़ादी को सिक्योर करता है। ये कोई आपको छूट नहीं दी गई है कि आप कोई भी क्राइम करो, कितना भी क्राइम करो। ये गुरबख्श सिंह सिबिया में ये लाइन कही गई थी। अब हमारे एक 268 लॉ कमीशन रिपोर्ट थी 2017 में आई थी, उसमें कहा बताया गया था कि 67% ऑफ प्रिजन पॉपुलेशन, यानी जेल में जो लोग बंद हैं उसके 67%, उनका 2/3 हिस्सा अभी भी अपनी ट्रायल की अवेट कर रहा है, मतलब उनकी ट्रायल अभी तक हुई ही नहीं है। 67% जितने भी लोग हमारे देश में जेलों में बंद हैं उनमें 67% हिस्सा। तो ऐसे में जो उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उससे छेड़छाड़, वो तो उनका चला गया जब उनको जेल में बंद किया गया, और अभी तक उनको ट्रायल ही चल रहा है। और क्योंकि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी होता है, कि जब तक आपको गिल्टी नहीं प्रूव किया गया तब तक आप इनोसेंट हो। तो इनोसेंट लोग जेलों में हैं, उनकी आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, इसलिए ये प्रोविजन दिए गए हैं। अब लेजिस्लेचर ने जब ये कानून बनाया तो ये डिस्क्रिप्शन कोर्ट को दिया था, इसलिए सिर्फ हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को ये पावर है। तो डिस्क्रिप्शन कोर्ट को दिया गया था कि अगर एंटिसिपेटरी बेल किसी की अक्यूज की खत्म करनी हो, तो जैसे कोई ग्रेव ऑफेंस और ऐड किया गया हो, मान लो किसी पर हमला 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो और वो इंसान मर जाता है, तो वो ग्रेव ऑफेंस हो गया उसके बाद। तो ऐसे केस में, या फिर अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन में, तो इन केसेस में जिस कोर्ट ने वो आपको एंटिसिपेटरी बेल दी है वही कोर्ट आपको वो खत्म भी कर सकता है, आपको दोबारा अरेस्ट का ऑर्डर भी इश्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, जो मेरे 2 सवाल थे स्टार्टिंग में कि क्या कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए देनी चाहिए या जब कोर्ट समन करेगा तब ये खत्म हो जाएगा, तो दोनों सवालों के जवाब नो दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है इस पावर पे, कोर्ट को डिस्क्रिशन है, कोई कंडीशन कोई लगाए या ना लगाए। और दूसरा कि कौन सी लाइन ऑफ जजमेंट सही है, वो सीतलंगप्पा मेत्रे वाली लाइन या अब्दुल समाद शेख वाली लाइन, कि कंडीशन कोई नहीं लगेगी ये वाली लाइन या कंडीशंस लगेगी ये वाली लाइन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोनों ही लाइन ऑफ जजमेंट सही नहीं है। जी हाँ, दोनों ही लाइन ऑफ जजमेंट्स को ओवर रूल किया और कहा कि जो कंडीशंस सिर्फ सेक्शन में दी गई हैं या कोर्ट को डिस्क्रिशन है, जो ठीक लगे केस टू केस बेसिस पे, सिर्फ वो कंडीशन लगाई जाए। अब अंत में उन 12 पॉइंट्स बताए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जजमेंट 133 पेजेस की है। पहले 50 पेज जस्टिस एम आर शाह ने लिखे हैं, उसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने वही सेम बातें लगभग और अच्छे वर्ड्स में थोड़े अगले 73 वर्ड पेजेस में वो लिखी। लास्ट 10 पेजेस में पांचों जजेस ने वो कंक्लूड किया है कि क्या क्या इस जजमेंट में बताया गया है। तो आखिर में 12 पॉइंट्स बताए हैं, मैं वो 12 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट कि जो एप्लीकेशन हो एंटिसिपेटरी बेल की वो कॉन्क्रीट फैक्ट्स पर आधारित हो, मतलब उसमें ऑफेंस सही से बताया गया हो, उसमें बताया गया हो कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट क्यों है। एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट मतलब आपको क्यों लग रहा है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। तीसरा, योर साइड ऑफ द स्टोरी, कि आप अपनी कहानी बताओ उसमें, कि अपनी साइड ऑफ क्या आपके फैक्ट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है कि कॉन्क्रीट फैक्ट्स के पर आधारित हो वो एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दिया जाए, चाहे वो इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल दी गई हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील। तीसरा पॉइंट है कि
कोई कंडीशन रखी ही जाए, ऐसा कोर्ट पे कोई मजबूरी नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, कोर्ट को डिस्क्रिशन है, कोर्ट की मर्जी है, वो आपको एंटिसिपेटरी बेल दे या ना दे, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पर आधारित रहेगा। तो ये कोर्ट की पावर है कि ऑफेंस कितना संगीन है या आपका रोल क्या है उस ऑफेंस के अंदर। फिफ्थ पॉइंट, एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कैंसिल भी की जा सकती है, अक्यूज्ड के कंडक्ट और बिहेवियर पर वो आधारित रहेगी बात, कि अगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो आपकी एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल भी हो सकती है। अब सिक्स्थ है कि कोई आपको ये ब्लैंकेट नहीं मिल गया और ऑफेंसेस करने के लिए जो एंटिसिपेटरी बेल है। बड़े सिंपल से हैं पर ये जरूरी है सारे पॉइंट्स, इसलिए एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से बता रहा हूँ। सेवंथ पॉइंट है कि एंटिसिपेटरी बेल मिलने का ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्वेस्टिगेट ना करे। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पूरी पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। आठवां पॉइंट, अगर वो एक्यूज्ड आप कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देना चाहे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के अंदर, तो उस एक्यूज को डीम्ड कस्टडी में समझा जाएगा, वो माना जाएगा कि वो पुलिस की कस्टडी में है। तो कोई अगर इंफॉर्मेशन देना चाहे अगर। नौवां है, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अप्लाई कर सकती है अगर वो एक्यूज कोऑपरेट ना कर रहा हो इन्वेस्टिगेशन में या गवाहों के साथ उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो, तो पुलिस जो है वो एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। 10वां पॉइंट, ये सेम कोर्ट ही होगा जो वो एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर कैंसिल करेगा। 11वां पॉइंट, अगर इस ऑर्डर को ही चैलेंज करना है एंटिसिपेटरी बेल, तो वो सुपीरियर कोर्ट या एपीलेट कोर्ट करेगा। यानी अगर सेशन कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दिया तो हाई कोर्ट में आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो, और अगर हाई कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है कि जो सिद्धाराम सीतलंगप्पा मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये लाइन ऑफ जजमेंट थी, और अब्दुल समाद शेख वाली लाइन ऑफ जजमेंट थी। ये दोनों ही लाइन ऑफ जजमेंट ओवर रूल की जाती हैं। तो ये थे 12 पॉइंट्स एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, और मैंने एंटिसिपेटरी बेल समझाया कि क्या होती है कॉन्सेप्ट और कैसे ये जरूरी है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, और क्योंकि ये पावर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। तो ये थी हमारी इस वीडियो की लैंडमार्क जजमेंट। हम अगले वीडियो में एक और लैंडमार्क जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।